आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम PGT TGT हिस्ट्री पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर GIC का विज्ञापन आया भी है और आगे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से भी विज्ञापन आने वाला है। और अगर हम इतिहास पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो इतिहास से हम UGC के बारे में, TGT, PGT और PGT में अगर हम बात करें GIC और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि हम इससे पहले एक सिलेबस के बारे में हम बात कर चुके थे और उन सिलेबस के माध्यम से हम लोगों ने देखा भी था कि इस परीक्षा का जो नेचर है वह पूर्णतः तथ्यात्मक है। तथ्यों पर आधारित प्रश्नों की संख्या सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि आजकल कुछ प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव हो रहा है। जैसे कुछ कथन कारण के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी कभी दिया जाता है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है, 1 2 2 3 3 4 उपरोक्त सभी या न। और इसके अलावा हम देखें तो प्रश्नों के संदर्भ में यहाँ से एक प्रश्न यह भी बनता है कि अमुक बिंदुओं में किसका संबंध निम्नलिखित काल से है। तो एक एक प्रश्नों के बारे में हम लोग बात भी करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट ईयर के कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और पूछे गए प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे ताकि एक दिमाग में खाका बने कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे है। क्योंकि हर परीक्षा का अपना एक नेचर होता है और उस नेचर या उस प्रकृति को पकड़ना, उसके अनुसार अपनी तैयारी करना, और जब हम तैयारी करते हैं तभी हम लक्ष्य तक प्राप्त या लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले होता है सिलेबस और सिलेबस के बाद प्रश्नों की प्रकृति पर चर्चा करना। इसी उद्देश्य से हम लास्ट ईयर के कुछ प्रश्न होंगे, उनके संदर्भों में आपसे हम बात करेंगे। और जो लास्ट ईयर के प्रश्न होंगे, न केवल उन चारों विकल्पों के बारे में बात होगी बल्कि उन विकल्पों से संभावित प्रश्नों के बारे में भी आपसे बात होगी कि अमुक विकल्प सही तो है, लेकिन इस विकल्प से और कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। और इस तरीके से हम संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन हर सिलेबस की एक समरी के तौर पर भी चर्चा करेंगे जिससे उस अध्याय का खाका हमारे दिमाग में बन सके, हम उस खाके के आधार पर अपनी तैयारी कर सकें। जैसे अगर हम पाषाण काल के बारे में बात करें तो पाषाण काल को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। लेकिन हर काल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अंतर है। उन अंतरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन इस अंतर को कैसे समझा जाए, या पाषाण काल कहते किसे हैं, क्यों इसे इतिहास में शामिल नहीं किया गया है, उसके क्या कारण हैं। पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, पाषाण काल का विभाजन किन आधारों पर किया गया है। और यही नहीं, इस काल के बारे में जो हमें मुख्यतः जानकारी प्राप्त होती है वो पत्थरों से प्राप्त होती है, और वो पत्थर जो औजार के रूप में प्रयोग किए गए थे। तो इन औजारों के विकास को भी हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चापर,
चॉपिंग पेबल हैंड एक्स के बारे में बात करेंगे। फिर फलक संस्कृत के बारे में बात होगी, ब्लेड संस्कृत के बारे में चर्चा की जाएगी, और लघु उपकरणों की क्या विशेषताएं थी, इसका संबंध किस काल से है, और फिर कुछ पालिश युक्त उपकरणों पर भी बात होगी जिन्हें घिसकर बनाए जाते थे और उनका संबंध किस काल से है। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यहां से एक प्रश्न आपसे बनता है, जिसे सिंपल सा प्रश्न बन जाता है कि लघु उपकरण का संबंध किस काल से है। तो मध्य पाषाण काल से है। ब्लेड संस्कृत का संबंध किस काल से है? उच्च पुरापाषाण काल से। फलक संस्कृत का संबंध किस काल से है? तो मध्य पुरापाषाण काल से है। तो एक प्रश्न यहां पर इस टाइप का बन सकता है कि एक तरफ आप का काल दे और दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए उपकरणों को देकर के और आपस में सुमेलित करने के लिए कहा जाए, या प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित जो कूट दिए गए हैं किनका उनका या किनका सुमेलन सही नहीं है, या कौन सुमेलित हैं, या आपस में मिलान करिए। इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य विभाजन भी किया गया है, जैसे हम देखें कि पुरापाषाण काल की सबसे अगर मुख्य विशेषता देखें तो शिकार हमें समझ में आती है, और ऐसे मध्य पाषाण काल के बारे में देखें तो पशुपालन समझ में आता है, और नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विशेषता पर आधारित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्नों की प्रकृति मानव के विकास पर हो सकती है, क्योंकि जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसके मूल में मानव है, मानव का विकास है, जिसमें हम अपने पूर्वजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम प्राइमेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरफ हम देख रहे हैं, जिसके बीच में मुख्यतः अंतर देखा जाए तो वो 4 पैरों पर चलने वाला और प्रथम होमोनिड ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों से चलने की शुरुआत कर रहा है, जिसे हम प्रोटो मानव या आद्य मानव के नाम से भी जानते हैं। इसे ही पहला होमोनिड मानव भी कहा गया है। तो प्राइमेट से प्रथम होमोनिडो या ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मुख्य अंतर क्या था, इसको भी हमें जानना होगा। या आपके सामने विकल्प होगा कि प्रोटो मानव के नाम से हम किसे जानते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने कई विकल्प रखे जाएंगे। मान लीजिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल। तो जब आप मानव के विकास को बेहतर ढंग से समझे होंगे तो उसका उत्तर आप दे पाएंगे। तो यहां ध्यान देना है कि हमें मानव के विकास को भी बेहतर ढंग से समझना है। अब इसे होमो हैबिलस की आप बात कर लीजिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस का विकास हुआ, जिसे प्रथम मानव कारीगर के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने हाथों का उपयोग किया उपकरणों को बनाने में, हाथों का उपयोग किया उपकरणों को बनाने में। तो होमो हैबिलस के बारे में भी हमें जानना चाहिए। होमो इरेक्टस अगली प्रजाति का मानव है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हैंडेक्स उपकरणों का यह प्रथम निर्माता है, और आग का आविष्कार भी इसी के समय माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, पिथेकैंथ्रोपस
इसी प्रजाति का मानव है जिसने सीधा चलने की शुरुआत की, सीधा चलना प्रारंभ किया। और आगे आप देख रहे हैं निएंडरथल, जिसके समय में शवों को दफनाने की शुरुआत की गई। शवों को दफनाए जाने की शुरुआत किसके समय में प्रारंभ की गई? तो उत्तर आपका होगा निएंडरथल। और इसी प्रकार हम होमोसेपियंस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम सभ्य मानव की संज्ञा देते हैं, जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं, आद्य मानव कहते हैं, बुद्धिमान मानव कहते हैं, प्रज्ञ मानव कहते हैं। आद्य मानव, माफ करिएगा, बुद्धिमान मानव। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आद्य मानव या प्रोटो मानव की संज्ञा दी गई थी। तो आप देख रहे हैं सभ्य मानव, बुद्धिमान मानव, आधुनिक मानव की संज्ञा किसे हम दे रहे हैं? होमोसेपियंस को। और इसी प्रजाति से संबंध क्रो-मैग्नन, ग्रीमाल्डी और चार्ल्स लिड का है। अगर सभ्य मानव के विकल्प में होमोसेपियंस ना होकर के क्रो-मैग्नन हो तो आपका उत्तर क्रो-मैग्नन माना जाएगा। तो यहां से एक प्रश्न बहुत अच्छा मानव विकास पर बन सकता है, इसको हम लिखेंगे। लेकिन अभी प्रश्नों की प्रकृति पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तरफ मानव दे देगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमोसेपियंस, और इनकी विशेषता दे देगा। और आपसे कहा जाएगा कि आप आपस में मिलान करें। लेकिन मिलान करने के पहले इनकी विशेषता को हमें जानना होगा, समझना होगा, और तभी हम इस प्रश्न का उत्तर बेहतर ढंग से कर पाएंगे। कम से कम 6 से 7 प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि आग का आविष्कार करने वाला पहला मानव कौन था, शवों को दफनाने वाला पहला मानव कौन था, प्रोटो मानव के नाम से किसे जाना जाता है, सभ्य मानव के नाम से किसे जाना जाता है। इस तरीके के प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। फिर इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि वास्तव में हम जिन मानव के बारे में बात कर रहे हैं उन मानव का जीवाश्म भारतवर्ष में कहां से प्राप्त होता है, इनका प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, और अगर इस काल की सबसे प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो चाहे वो शिकार हो, पशुपालन हो, तो पशुपालन का प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होता है। तो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ के संदर्भ में भी आपसे बात की जाएगी, जहां से हमें पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। फिर आगे हम कृषि के बारे में आपसे बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जब जब कृषि नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी, और जब कृषि होगी तो जीवन में अस्थायित्व होगा, स्थिरता होगी, और जब अस्थायित्व होगा तो लोग कहीं न कहीं रहने के लिए लोग घरों का निर्माण करेंगे, बस्तियां निकल करके सामने आएंगी, खाने के लिए बर्तनों की जरूरत होगी, मृदभांड निकल के आएंगे, और किससे बनाए जाएंगे? चाक से बनाए जाएंगे। और कमोबेश पत्थरों से या चाक से प्रेरणा लेकर के वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए साधन, यातायात साधन के तौर पर बैलगाड़ी का निर्माण होगा। और देखिएगा ये सब इस काल की विशेषता बन जाएंगे कि बैलगाड़ी की खोज कब हुई, मृदभांड पहली बार किस काल में बनाए गए, बस्तियों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ, और कृषि के बारे में भी चर्चा होगी। 2015 से पहले कृषि का प्राचीनतम प्रमाण लोहरादेव को माना जाता, लोहरादेव कह रहे हैं, 2015 के बाद लोहरादेव को माना जाने लगा। लेकिन पहले की स्थिति में देखा जाए तो मेहरगढ़ था, जहां से में गेहूं के प्रमाण प्राप्त हुए थे, और इलाहाबाद के कोल्ढेवा से में चावल के प्रमाण प्राप्त हुए थे। लेकिन 2015 के बाद जब उत्खनन कार्य किया गया
तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक स्थल है लोहरा देव, जहाँ से हमें कृषि ही करने का प्राचीनतम प्रमाण नहीं बल्कि वहाँ से चावल का भी प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ। अब अगर विकल्प में पूछा जाए कृषि करने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर लोहरा देव होगा। लोहरा देव विकल्प में नहीं है, मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ होगा, मेहरगढ़ नहीं है तो कोल्डिहुआ होगा। लेकिन अगर गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है तो सीधे सीधे उत्तर क्या हो जाएगा, आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। यही नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है तो उत्तर आपका लोहरा देव हो जाएगा। लेकिन मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला अनाज जौ था और पहली धातु तांबा थी। हम इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो पाषाण काल के अंतर्गत, यानी हम पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसा काल जिसके बारे में समस्त जानकारियां पत्थरों से प्राप्त हो रही हैं और इस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है। ये पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता है और इनके बारे में स्रोत, सिर्फ एक ही स्रोत हमारे पास है, पुरातात्विक, और वो भी पत्थरों के आधार पर इनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि प्राचीनतम जीवाश्म भी हमें नहीं प्राप्त होते हैं, चूंकि अन्य देशों की तुलना में यहाँ की जलवायु कमोबेश कुछ ऐसी है कि वो शारीरिक संरचना को द्वितीय भागों में बड़ी तेजी से तब्दील कर देती है, जिसके कारण बहुत सारे जीवाश्म नष्ट हो गए। लेकिन पत्थर, उनके द्वारा प्रयोग किए गए पत्थर आज भी मौजूद हैं, जिनके आधार पर हम इस काल के मानव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अगर देखें तो पाषाण काल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और खाके के आधार पर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और उठा के देखिएगा यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यह भी जानेंगे कि हम अमुक काल के महत्वपूर्ण स्थल किस राज्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भी मिलान करने के लिए पूछा जाता है आपसे। तो मैपिंग के माध्यम से इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे और इससे ये पूरा पाषाण काल का चैप्टर कंप्लीट होगा और फिर हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आपसे कि देखिए इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्ट आपको रट जाएगा, फैक्ट के लेवल पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि इतिहास बड़ा है और इसमें फैक्टरों का काफ़ी संग्रह है, तथ्यों का संग्रह है। अगर इस संग्रह को हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अगर ग्रहण करेंगे तो हमारे लिए वो सरल होता जाएगा। तो ठीक है, जल्दी ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम पाषाण काल पर कुछ और चर्चा करते हुए हम सीधे प्रश्नों पर आपसे बात करेंगे। और यही नहीं, आप देख रहे हैं कि इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो, होम साइंस हो, संस्कृत, हिंदी, इन सभी विषयों की क्लासें टीजीटी पीजीटी के लिए शुरुआत हैं। तो आप नियमित वीडियो को देखते रहिए और एक एक प्रश्नों पर हम आपसे बात करें। प्रश्न के साथ साथ हमने बताया कि उससे जुड़े हुए संभावित प्रश्नों पर जो चर्चा होगी वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में।